हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे रीट को लेकर कि रीट में आने वाले जो हिस्ट्री के प्रश्न है, राजस्थान हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका, उसमें हम बात कर रहे थे सभ्यताओं की। और सभ्यताओं में हमने दो जो टॉपिक जो सभ्यता पढ़ रहे थे उनमें हमने काफी सभ्यताओं की बात कर ली है। दो क्लास हमारी हो चुकी है। आज की ये क्लास हमारी तीसरे नंबर की जो क्लास है, और पहले वाली आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। सभ्यताओं के जो संपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो इसी क्लास से बनेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके अलावा सभ्यताओं से कोई प्रश्न बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि जितने भी चीजें थी हमने सारी जो चीजें थी, सारी जो किताबें थी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और जो हिंदी गणित अकादमी की जो बुक है, उनमें जितने भी चीजें थी उनको सारे का निचोड़ हमने यहाँ पर लाके आपके सामने रखा है प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, पीलीबंगा जो सभ्यता है, ये पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है आपकी? तो आप कहोगे सर ये तो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है सर ये सभ्यता। तो ये सभ्यता आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है ना, हनुमानगढ़। नदी पूछे तो नदी कौन सी? घग्गर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। देखें, बात करें हनुमानगढ़ जिले में, हमने पहले भी सभ्यताओं की बात कर ली है। एक सभ्यता हमारी थी कालीबंगा। कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से मिली है। ठीक है। एक आपकी सभ्यता कौन सी है? पीलीबंगा। ये पीलीबंगा सभ्यता भी मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में मिली है। एक सभ्यता आती है रंगमहल। कौन सी? रंगमहल। यह रंगमहल सभ्यता भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये तीन सभ्यता मुख्यतः हनुमानगढ़ जिले में, और भी छोटे छोटे स्थल कई मिले हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीन स्थल आपको कहां से मिले हैं? ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ से मिले। और ये सारी किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। देखो, सभ्यताओं को यानी जो भी प्राचीन समय में मानव रहा है तो वो सभ्यताओं के किनारे ही रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसके पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी की आवश्यकता के कारण वो किस नदियों के किनारे सभ्यताएं क्या हुई है? विकसित हुई है। और फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मानव सभ्य नदियों के किनारे रहा होगा तो इनके नुकसान भी थे। जैसे मान लीजिए नदी शांत रूप से बह रही है, लेकिन कई बार नदी में बहाव, पानी का जो बहाव है वो तेज होता है। इस कारण से उसके घर में जो भी सामान थे वो सारी की सारी कहाँ चलेगी? नदियों में चलेगी। अगर उसके बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो वो भी बहकर कहाँ चले गए? उस नदी के पानी के साथ में ही चले गए। तो इसके नुकसान भी थे, और फायदा यह था कि पानी की आपूर्ति के लिए सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई? नदियों के किनारे, क्योंकि जो मानव थे वो मानव नदियों के किनारे रहने लगा है। तो आपको मुख्यतः पीलीबंगा में दो ही चीज याद रखनी है कि एक तो घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है ना। और ये तीनों की तीनों ये कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में ही है। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। बात करते हैं रेड सभ्यता की। मुख्यतः जो रेड सभ्यता है, ये रेड है कहां पर? तो यह है टोंक में। कहां पर है? टोंक। और देखो, टोंक जो जिला है इसमें रेड सभ्यता, यानी यहां ये लोह कालीन सभ्यता है। लोह युगीन स्थल है कौन सा? रेड। और यहां पर लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कौन से प्रमाण मिले? प्राचीनतम। और यहां पर जो लोहे के जो अवशेष मिले वो बहुत अधिक मात्रा में मिले, इसलिए प्राचीन भारत का जो टाटानगर है वो भी किसे कहा जाता है? रेड को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है ना। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या मिले हैं? लोहे के अवशेष मिले। इस कारण से इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है ना। ये लोहे युगीन स्थल है, बात कर ली थी हमने ना। नगरी, नगरी जो है वो कहां पर? आपकी चित्तौड़ में। नगरी जो है वर्तमान में कहां है? आपकी चित्तौड़गढ़ में है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो, चित्तौड़गढ़ ये सीवी जनपद था। इस सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। कौन सी राजधानी हुआ करती थी इसकी? इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, मध्य या मध्यमिका। ये इसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और ये जो राजधानी है इसको दूसरा नाम यह भी बोला जाता है नगरी। क्या बोला जाता है इसे? इसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नगरी है, ये नगरी वर्तमान में कहां है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है ना नगरी।
तो इस कारण से नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। देखो याद रखना, मेवाड़ जो क्षेत्र था उसको सीवी जनपद भी बोला जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में जब जनपदों में यह क्षेत्र विभाजित था तो एक उनमें से एक जनपद था सीवी जनपद। उस सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। उस मध्यमिका को ही नगरी नाम से जाना जाता है। ये नगरी जो है ये कहां पर है वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ में है ना। और एक होता है नगर, एक कौन है? नगर। नगर आपका टोंक में है, नगरी आपकी चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों चीज ध्यान में रखना। नगर जो है, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नगर जो ये आपका नगर है, एक है नगर, और ये नगर आपका कहां है? तो ये आपका टोंक में है। और नगरी आपसे पूछे तो नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो देखो नगरी जो सभ्यता है, यहां पर जो इसकी जानकारी के जो स्रोत है, इस सभ्यता की जानकारी जो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र में नगरी जो सभ्यता है, इस सभ्यता की क्या मिलती है? आपको जानकारी मिलती है। यहां से बरली अभिलेख मिला है, और बरली अभिलेख कहां मिला है? अजमेर से मिला है, जिसमें भी इस नगरी सभ्यता की जानकारी मिलती है। एक गोसुंडी अभिलेख मिला है आपका नगरी से। कहां से मिला है गोसुंडी अभिलेख? नगरी से मिला है। और इस गोसुंडी अभिलेख में वैष्णव धर्म व भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि गोसुंडी अभिलेख कहां से मिला है, तो नगरी से मिला है। और इस गोसुंडी अभिलेख में क्या किसकी जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किसमें? गोसुंडी अभिलेख में। इस गोसुंडी अभिलेख को उत्कीर्ण कराने वाला जो राजा था वो गजवंश का राजा सर्वतर था। कौन था? गजवंश का राजा सर्वतात। यानी गोसुंडी अभिलेख को जो लिखवाया था, जिसके शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था, उस राजा का क्या नाम था? सर्वतात। और किस वंश का था? गजवंश का था। इस गोसुंडी अभिलेख में जो सर्वतात जो राजा है, इस राजा के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी मिलती है। कौन से यज्ञ की? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि एक घोड़ा था, उस घोड़ा इस यज्ञ में क्या होता था कि घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो घोड़ा जितने दूर लंबी दूरी पर, उसके ऊपर एक मस्तिष्क पर एक चुनौती लिखी होती थी कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे या तो इस राजा से युद्ध करना होगा और नहीं इसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। तो वो घोड़ा जितने क्षेत्र में जाता वो क्षेत्र क्या होता? उस राजा के अधीन हो जाता। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और ब्रह्म लिपि व संस्कृत भाषा में ये कौन सा ये लिखा हुआ है आपका? कौन सा? गोसुंडी अभिलेख। तो सारी चीजें जो है ये किसकी है? गोसुंडी अभिलेख की है। किसकी है? गोसुंडी अभिलेख। कि गोसुंडी अभिलेख कहां से मिला है? नगरी से मिला है। देखो गोसुंडी अभिलेख पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये नगरी से मिला है। तो गोसुंडी अभिलेख आपका नगरी से मिला है। इसमें भागवत धर्म और वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। गोसुंडी अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाला कौन था? गजवंश का राजा सर्वतात था। इसमें सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और ये गोसुंडी अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया हुआ है। इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आई। देखो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना होगा। पहले आपने कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब और आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन अब तो भाई साहब पहले आदमी को कामयाब होना पड़ता है, उसके बाद में कोई औरत हाथ लगती है, वरना कोई औरत हाथ नहीं लगती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको किसी औरत का सहारा लेना है तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जो आपके मन में जो सपना है उस सपने को पूरा करना आप ही का दायित्व है। सपना अगर आपने देखा है तो पूरा भी आप ही को करना होगा साथियों। कोई अन्य आकर कोई सपना पूरा नहीं कर पाएगा आपका। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में है। कहां पे है सर? झुंझुनू में है। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। नदी पूछे तो आप बताओगे सर कांतली नदी है। और इस कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। किसकी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? तो ये जो आपकी कांतली जो नदी है, इस कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। यह जो सभ्यता है ये झुंझुनू में है ना। और लोहे युगीन सभ्यता है। कौन सा स्थल है? याद रखना कौन सा स्थल है? लोहे युगीन स्थल है। और यहां से प्राचीन लोहे गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले कि यह जो नगरी सुनारी जो है, ये सुनारी सभ्यता आपकी कहां पर है? दो ही चीजें आपको याद रखनी है। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में है। नदी पूछे
कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है और ये एक लोहे युगीन स्थल है और यहाँ से प्राचीन जो लोहे गलाने की जो भट्टियां हैं उसके प्रमाण मिले हैं कहां से, आपकी सुनारी से, है ना। गिलोंड जो सभ्यता है, ये गिलोंड सभ्यता राजसमंद में है। गिलोंड जो सभ्यता है, देखो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ओजियाना जो स्थल है वो कहां पर है, तो आप बताओगे भीलवाड़ा में। गिलोंड आपसे पूछा जाएगा राजसमंद में। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा जोधपुरा कहां पर है, तो जयपुर में। यानी इन स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहां पर है। जैसे कालीबंगा आ जाए तो आप गलत थोड़ी करोगे, हनुमानगढ़ कर दोगे। आहड़ आ जाए तो उदयपुर कर दोगे। गणेश्वर आ जाए तो सिक्कर कर दोगे। सारी चीजें पहले नेमका, अब पहले नेमका थाना, पहले सिक्कर आती थी, अब नेमका थाना में आती है ना गणेश्वर, तो गणेश्वर आई तो आप कर दोगे। बैराट आएगी तो आप कोटपुतली बैरोड कर दोगे जो वर्तमान में पहले जयपुर में आते। तो इस प्रकार से आप गलत थोड़ी करोगे चीजों को। गलत हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे क्षेत्र होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया इंद्रगढ़ कहां पर है, तो बूंदी में, याद है तो कर दिया। और साथ ही याद ही करना होगा। हम कहते हैं कि समझ ले, समझने से कुछ नहीं होता, याद करना है। अगर उसने पूछ लिया कि बताओ ये लोहे युगीन स्थल कौन से हैं, 6 लोहे युगीन स्थलों के नाम लिखिए, अगर आपको याद है तो आप लिख देंगे, वरना बैठे बैठे सोचो कि क्या करें। तो इस प्रकार से अपने को पढ़ना है, याद करना है ना। तो बना नदी कौन सी है, गिलोंड सभ्यता किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आहड़ सभ्यता का ही स्थल है और आहड़ सभ्यता आपको ताम्रयुगीन सभ्यता है। कल भी हमने बात की थी, आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो तांबे के उपकरण है वो ज्यादा मिले। हमने कल बात की थी कि सबसे पुराना जो ताम्रयुगीन स्थल है वो तो कौन सा है, आहड़ है। और सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण जो मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले, गणेश्वर से मिले। और गणेश्वर कहां पर है, सिक्कर में आती थी पहले, अब नीमका थाना में आने लगी है। ये चीज ध्यान रखना है ना। इसका उत्खनन कार्य 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। दक्कन कॉलेज पूना के वीएस सिंधे के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर गुगरी के निर्देशन में इनका क्या हुआ था, उत्खनन कार्य किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, एक तो वीबी लाल था और एक वीएस सिंधे था, है ना। और एक 35 ये विश्वविद्यालय यूएसए से भी यहाँ पर एक दल आया था जिसके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। अब देखो गिलोंड को स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, स्थानीय भाषा में। कौन सी भाषा में, तो स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मोडिया मगरी। कौन सी भाषा में कहा जाता है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि किस सभ्यता को मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे किसको, गिलोंड सभ्यता को। गिलोंड सभ्यता है कहां पर, राजसमंद में है। नदी पूछे तो बनास नदी है। ताम्रकालीन सभ्यता का ही एक स्थल है, यानी आहड़ का ही एक स्थल है ना। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट करना है, वेरी वेरी, आपसे ये पूछा जा सकता है और एक आपसे ये पूछा जा सकता है। ये दो ही चीजें आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं यहाँ पर। तीसरा इतना उत्खनन वगैरह इतना नहीं पूछते। उत्खनन आपकी 4 ही सभ्यताएं मुख्यतः इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कालीबंगा, एक आहड़, एक बेराट, एक गणेश्वर। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बाकी जो ये है इनके तो आपको स्थान के नाम याद रखने चाहिए कि ये स्थान कहां पर है, ठीक है ना, और किस स्थल से है, मतलब ताम्रयुगीन है, कांस्य युगीन है या लोहे युगीन है। इन चीजों को आपका पता होना चाहिए। तो यहां से यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। गरदड़ा जो है ये आपका बूंदी में है। कहां पर है गरदड़ा, बूंदी में है। नदी पूछे तो छाजा नदी के किनारे है। यहां से बर्ड राइटिंग पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं और पक्षी की सवारी करते हुए व्यक्ति का चित्र मिला है। कहां से, गरदड़ा बूंदी से। आप तो इतना ही याद रखना कि गरदड़ा कहां पर है, बूंदी में है। और यहां से क्या मिला है, पक्षी की सवारी करते हुए व्यक्ति का चित्र मिला है। तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आर्य सभ्यता आपकी जो है हनुमानगढ़ में यानी गंगानगर में है। कहां पर है, गंगानगर में है। और अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा चक 84 के क्षेत्र में यह सभ्यता क्या हुई है, विकसित हुई है। अनूपगढ़ भी कई आपको जगह मिलेगा ये शब्द कि यहाँ पर हनुमानगढ़ में अनूपगढ़ के निकट भी ये सभ्यता क्या है, इसमें आने लगी है अब। लेकिन अभी तक अपने को देखो पुराने मेरी मानो तो आप, क्योंकि अभी जो सीटी वगैरह के जो पेपर लगे हैं जो भी, उनमें एक ही किसी भी पेपर में नए जिलों के अनुसार अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो एग्जामिनर आपसे फैक्ट पूछेगा, वो जिलों के चक्कर में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जिलों के चक्कर में जाएगा अभी जिलों में कोई थोड़ी सी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है।
कि कौन से जिले रहेंगे। अभी तो समितियां बनाई जा रही है, उनके गठन से संबंधित एक दूसरे को मर्ज करने की बातें चल रही है, कुछ जिलों को हटाने की बातें चल रही है कि ये जिले नहीं बनेंगे जो छोटे क्षेत्र हैं। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं बनाएगा जो विवादित हो और लास्ट में कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाने के बाद में कमेटी का गठन वगैरह हो, उसको डिलीट करना पड़े, ऐसा विवादित प्रश्न नहीं बनाना चाहेगा। तो अधिकतर जो देखा गया है वो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी विवादित प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, जहां तक मैं मानता हूं और जहां तक मैंने पेपरों का जो लेवल है, पेपर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको देखा है, वहां तक की ये बातें हैं। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा। तो आप नए जिलों के आधार पर बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि नए जिलों के आधार पर हमसे क्या पूछेगा, किस प्रकार से आंसर होगा। कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है, हाँ थोड़ी बहुत स्थिति का चेंजमेंट होगा, पता है मुझे, लेकिन फिर भी आपके मैटर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा, जिलों से बाहर पूछा जाएगा, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा जिलों के झंझट में ना। तो ये चीजें हैं, तो आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है। बहरौर सभ्यता गंगानगर में ही है, आपको इतना ही याद करना है कि ये कहां पर है, बहरौर जो स्थान है ये कहां पर है, गंगानगर में है। और ये अफगानिस्तान के साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। सोती जो सभ्यता है ये कहां पर है, सोती स्थल, ये आपका बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर में। इसकी खोज 1903 में अमलानंद घोष ने की थी। सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। देखो अभी हमने बात की गिलोंड की, थोड़ी देर पहले हमने गिलोंड सभ्यता है, गिलोंड स्थल के बारे में जाना। गिलोंड जो स्थल है वो कहां पर है, राजसमंद में, और गिलोंड को स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है ना, स्थानीय भाषा में। तो ये जो सोती सभ्यता है इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कालीबंगा प्रथम के नाम से। इसकी खोज अमलानंद घोष करता है, कब, 1903 में। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए ना। फिर ओला सभ्यता जैसलमेर में, आपकी ओला सभ्यता जो है वो कहां पर है, जैसलमेर में। और यहां से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं, किसके प्रमाण, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं आपके, कहां से, बीकानेर से। चंद्रावती सभ्यता, जो चंद्रावती है, ये चंद्रावती आपकी कहां पर है, सिरोही में, कहां पर है, सिरोही में है ना। और ये परमाणु की राजधानी भी हुआ करती थी। तो परमाणु की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी, चंद्रावती थी। इसकी जो खोज की गई थी वो जनवरी 2014 में की गई थी। एक जापानी दल आया था और उस जापानी दल का जो मुख्य सदस्य था वो हिंडो हितेशी था। कौन था, हिंडो हितेशी था। इस हिंडो हितेशी के द्वारा यहाँ पर क्या की गई है, खोज की गई है, मुख्य रूप से जापानी दल के द्वारा। लेकिन जापानी दल में किसी विशेष व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो हिंडो हितेशी आपका नाम मिलेगा, वो आपको टिक कर देना है ना। एक राजस्थान का भी विद्यापीठ उदयपुर से एक दल आया था जिसका एक मुख्य व्यक्ति था जीवनलाल खड़गावत। कौन था, जीवनलाल खड़गावत। इसने भी इस सभ्यता के बारे में खोज की, इसके बारे में बताया है। अब यहां से देखो क्या क्या मिला है। चंद्रावती से गुड़ासन विष्णु की प्रतिमा मिली है, जो विश्व की एकमात्र प्रतिमा है। जो विश्व की कौन सी प्रतिमा, एकमात्र प्रतिमा है, किसकी, विष्णु की गरुड़ासन प्रतिमा मिली है, यानी गरुड़ पर सवार थे कौन, विष्णु। भगवान विष्णु को यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा मिली जिस प्रतिमा में भगवान विष्णु जो हैं वो गरुड़ पर सवार हैं। और ये विश्व की एकमात्र प्रतिमा है, कैसी, जिस पर भगवान गरुड़ पर सवार है ना, गरुड़ की सवारी कर रहे हैं। अब देखो कर्नल टोड की मृत्यु के पश्चात 1839 में उसकी पत्नी जूलिया क्लस्टर बग द्वारा एक पुस्तक जारी प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से एक बुक जारी की जाती है, जिस बुक का यानी उस बुक का प्रकाशन करवाया जाता है और उस बुक में चंद्रावती का क्या है, उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस बुक में, यानी कर्नल जेम्स टोड की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात 1839 ईस्वी में उनकी पत्नी क्लस्टर, जो जूलिया क्लस्टर बग है, ये जूलिया क्लस्टर बग के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जाता है। कौन सी पुस्तक है, पश्चिमी भारत की यात्रा, इंग्लिश में कहें तो ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है जिस बुक में चंद्रावती का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है ना। और ये पुस्तक जो है वो श्रीमती हेनरी ब्लेयर को समर्पित है। ये जो पश्चिमी भारत की यात्रा है ये किसको समर्पित है, तो ये श्रीमती हेनरी ब्लेयर जो है इसको क्या है, समर्पित है। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक बुक का प्रकाशन करवाया था विलियम क्रुक के द्वारा। उस बुक का नाम क्या था,
एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का इतिहास मिलता है। और ये बुक जो कर्नल टोड के गुरु थे ये थी ज्ञानचंद्र जी, उन ज्ञानचंद्र जी को क्या थी, ये समर्पित थी। तो आपको ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। चलो कोई नहीं। आलनिया सभ्यता कोटा में है और यहां से प्रागैतिहासिक काल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और इस आलनिया सभ्यता की खोज करते हैं पंडित जगत नारायण। कौन करते हैं, पंडित जगत नारायण करते हैं। आलनिया जो स्थान है वो कहां पर मिलता है, आपका कोटा में मिलता है। और इसकी खोज करते हैं कौन, पंडित जगत नारायण। यहां से जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष कैसे मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष यहां से मिले हैं। उसके बाद में एक स्थान आता है तिपटिया। ये तिपटिया भी आपका कहां पर है, कोटा में। तो बस आपको ये नाम ज्यादा याद रखने हैं, बाकी चीजें आपको इतनी इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। तिपटिया कहां पर है, कोटा में है। और वर्तमान में यहाँ पर जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है कहां पर, कोटा में। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं। जो एक ये डड्डीकर है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ना, गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, है ना। ये जो आपका है डड्डीकर, ओहो, डड्डीकर, ये डड्डीकर जो स्थान है यह आपका पड़ता है अलवर में। कहां पर पड़ता है, अलवर में। और ये पाषाण कालीन सेल चित्र के यहां से क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। जो डड्डीकर है आपको कहां पड़ता है, अलवर में पड़ता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि स्थान कहां से, क्योंकि आपसे सुमेलित करवाएंगे या आपसे कोई 2 स्थान 4 स्थान नाम देकर ये पूछेंगे कि इसमें असुमेलित कौन सा है या सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पछमता सभ्यता कहां पर है, राजसमंद में है। गिलोंड भी कहां पर है, राजसमंद में। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रहनी चाहिए। कोटड़ा जो है, कोटड़ा कहां पर है, झालावाड़ में है। और यहां पर दीपक शोध संस्थान है, कहां पर, कोटड़ा में। गुंगारा जो है ये सीकर में आपकी, कहां पर है, सीकर में है। कहां पर है, सीकर में है ना। और यहां से 2744 जो है वो पंचमार्क सिक्कों के प्रमाण मिले हैं। 2744 पंचमार्कों के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। ये गुगारा कहां पर है आपके, गुरारा, ये गुरारा, गुगारा, ये आपके कहां पर है, सीकर में। और यहाँ पर 2744 जो पंचमार्क हैं जिन्हें चांदी के सिक्के बोलते हैं, उनके प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। कहां से, गुगारा से। और एक जोधपुरा, एक नलियासर, ये दोनों ही कहां पर है, जयपुर में आती है। कहां पर आती है, जोधपुरा जो स्थान है ये कहां पर आता है, जयपुर में आता है। नलियासर भी कहां पर आता है, जयपुर में आता है। और दोनों के दोनों जो स्थान है ये लोहा युगीन सभ्यताओं के स्थान है, क्योंकि यहां से लोहे के जो अवशेष हैं, लोहे के जो उपकरण है वो यहां से मिले हैं। कहां से, आपके नलियासर और जोधपुरा से। जोधपुर आए तो जोधपुर मारवाड़ में है ना, लेकिन जोधपुर आए तो वो कहां पर है, जयपुर में आता है ना। देखो नगर टोंक, नगर टोंक भी लोहे युगीन सभ्यता है। नगर टोंक भी कौन सा स्थल है, लोहे युगीन सभ्यता ही है ना। नगर टोंक ये कैसा स्थल है, लोहे युगीन स्थल ही है ना। कौन सा स्थल है, लोहा युगीन स्थल, ठीक है। और मालव जनपद की राजधानी कारकेट नगर टोंक हुआ करती थी। पहले एक जनपद हुआ करता था मालव जनपद, उस मालव जनपद की राजधानी कहां हुआ करती थी, कारकेट नगर टोंक हुआ करती थी। मैंने बात की है नगर, नगर टोंक में है। नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और भारत का प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है, रेड टोंक को कहा जाता है, रेड को कहा जाता है। रेड भी कहां पर है, टोंक में। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है, बालोतरा में भी बताई जाती है। लूणी नदी के किनारे है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये इतनी सी बात आपको करनी है तिलवाड़ा। फिर देखो जहाजपुरा, जहाजपुर और लाछुरा ये आपके स्थान आते हैं, दोनों के दोनों कहां पर, भीलवाड़ा में। देखो जहाजपुर, जहाजपुरा, जहाजपुर, और एक स्थल आता है आपका लाछुरा। ये जो लाछुरा है ये दोनों के दोनों आपके कहां आते हैं, ये आपके आते हैं भीलवाड़ा में। कहां आते हैं सर, ये आपके भीलवाड़ा में आते हैं। आपको स्थान देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्थान सही है और कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
नोह भरतपुर में है, सबको पता है नोह कहां पर है, भरतपुर में है। यहाँ कुषाणकालीन व गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष मिले हैं, बयाना भी भरतपुर में है। प्राचीन गुप्तकालीन अवशेष में सिक्कों की जानकारी बयाना से मिलती है। और गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने बयाना में एक, देखो समुद्रगुप्त जो हुआ करता था, सम्राट समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त ने बयाना में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया था, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बताया जाता है कि इस समुद्रगुप्त ने बयाना में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कौन सा है, हमें तो एक ही नाम याद आता है, विजय स्तंभ का नाम लेते ही चित्तौड़गढ़ बताते हैं, कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, तो बयाना में है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, यह निर्माण किया गया था किसके द्वारा, यह किया गया था आपका समुद्रगुप्त के द्वारा, है ना, गुप्त शासक था। आप देखो ईशवाल है वो उदयपुर में है, कुराड़ा है डीडवाना, ये जो है नागौर में है, ठीक है। और डीडवाना जो स्थान है वो डीडवाना कुचामन में आने लगा है नए जिलों के अनुसार। अब देखो पूरा पाषाणकालीन स्थल या प्रागैतिक स्थल, जो डीडवाना है ये कुचामन नागौर में आता है। भाई किस में आता है, डीडवाना कुचामन में आता है ना। अगर नए जिलों की बात करें तो पहले तो ये डीडवाना नागौर में ही है, आपसे यही पूछेगा। लेकिन यह अब आता है डीडवाना कुचामन, कुचामन, ठीक है ना। कब, नए जिलों के आधार पर, नहीं तो आपको नागौर ही करना है। जायल नागौर में ही है, विराटनगर जयपुर में है, भानगढ़ अलवर में आता है, दर भरतपुर में है, इंद्रगढ़ कोटा में। अब देखो पूरा पाषाणकालीन या प्रागैतिहासिक स्थल है कौन कौन से, इनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो आपका डीडवाना, एक जायल, एक विराटनगर, एक भानगढ़, एक दर, एक इंद्रगढ़। ये इंद्रगढ़ आपका है जो बूंदी में आता है। कहां पर आता है, ये बूंदी में आता है भाई आपका, ना बूंदी में। इंद्रगढ़ कहां पर आता है, बूंदी में आता है ना आपका। ये इंद्रगढ़ जो है वो कहां पर आता है, बूंदी में आता है। अब देखो विशेषता, जो प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल है, इनकी विशेषता क्या क्या है कि यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर इस काल में जो लोग रहते थे वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो यायावर जीवन यानी घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे कि आज यहाँ रह गए 2 महीने या 15 दिन यहाँ रहे, उसके बाद में अगले दूसरे स्थान पर, उसके बाद में दूसरे स्थान पर, इस प्रकार से रहते थे। आखेट यानी शिकार करते थे, खाद्य संग्रहण करता यानी भोजन का वो संग्रहण करना सीख गए थे। जैसे मान लीजिए आज भोजन बनाया है, आपने रोटी बनाई है, अगर वो रोटी 2 दिन बच गई है तो उसका वो संग्रहण करते थे, फेंकते नहीं थे। क्यों, क्योंकि उनके पास में इतने संसाधन, इतनी जरूरत, इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, इस कारण से संग्रहण करना सीख गए थे खाद्य वस्तुओं। आखेटक यानी शिकार करते थे, और यायावर जीवन यानी घूमकर जीवन था इनका। मध्य पाषाण काल कौन कौन से हैं, एक तो बागोर भीलवाड़ा का है, यह मध्य पाषाण कालीन स्थल। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से इनमें मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो एक तो आपको बागोर भीलवाड़ा है, एक आपका कौन सा है, एक आपका तिलवाड़ा बाड़मेर है, एक विराटनगर जयपुर है। इसकी विशेषता कि इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में जो मानव रहते थे प्राचीन समय में, वो मानव क्या करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, यानी पशुओं को पालने लग गए थे। और मानव के द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वो कौन सा था, कुत्ता था, कुत्ता कुत्ता, ठीक है ना। कृषि कार्य के अवशेष, यहां पर लोग कृषि भी करने लगे थे। पहाड़ी भागों में मैदानी, पहाड़ी, अब पहले देखो पहाड़ी भागों में रहते थे, लेकिन पहाड़ी भागों को छोड़कर इस मध्य पाषाण काल में लोग जो थे वो मैदानी भागों में आने लगे। और जैसे ही मैदानी भागों में आने लगे तो वो कृषि कार्य करने लगे, और कृषि कार्य करने लगे तो वो जानवरों को जो है वो पालतू पशुओं को पालना शुरू कर देता है, यानी जानवरों को पालना शुरू कर देता है, पशुपालन करना स्टार्ट कर देता है। नव पाषाण काल में देखो स्थल कौन कौन से हैं, आहड़ जो उदयपुर में आता है, गिलुंड जो राजसमंद में आता है, और इस गिलुंड का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिलुंड को मोडिया मगरी भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। अब देखो मध्य नव पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव जो था वो स्थायी रूप से रहने लग गया, भाई कृषि करने लग रहा है, पशुपालन करना सीख गया है, खाद्य का मतलब खाद्य जो सामग्री है उसका संग्रहण करना सीख गया है। तो ये सारी चीजें जब वो करने लग गया तो फिर वो स्थायी रूप से रहने लग गया। यहाँ पर नव पाषाण काल में आते आते मानव जो है वो स्थायी रूप से यानी एक ही जगह आप परमानेंट रहने लग गया था वो ना, तो ये स्थायी जीवन भी इसका रहने लग गया था। ताम्र पाषाण कालीन में बागोर आ जाएगी आपकी,
पालाथल है आपकी ये तिलवाड़ा है, ताम्र युगीन स्थल जाडोल है, किणसिरिया नागौर है, गणेश बेणेश्वर है, कुराड़ा है नागौर में, पलाना एलाना है, ये बूढ़ा पुष्कर भी अजमेर में, ये चीज भी ध्यान रखना। शांकणिया है बीकानेर में, गणेश्वर है सीकर में, नंदलालपुरा किरोड़ ये जयपुर में। ये सारे के सारे स्थान कैसे हैं, ताम्र युगीन स्थल है। आपको इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोहा युगीन स्थल कौन कौन से हैं, देखो लोहा युगीन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो जोधपुरा नलियासर ये दोनों ही जयपुर में है और ये लोहा युगीन स्थल है। सोनारी झुंझुनू में है ये सभ्यता, लोहा युगीन है। नोहा भरतपुर में है, लोहा युगीन है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, लोहा युगीन है। चक 84 व तरखान वाला डेरा गंगानगर में है, इसको अनूपगढ़ में भी आने लगा है, याद रख लेना थोड़ा सा, लेकिन आपको पुराने जिलों के आधार पर ही पूछा जाएगा तो आपको सही करना है। रेड जो है वो टोंक है, और रेड में हमने बात की थी, यहां पर तो लोहा की बहुत मात्रा में अधिकता में उपकरण मिले हैं, इस कारण से इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, किसे, रेड को। और रेड है कहां पर, टोंक जिले के अंतर्गत आता है। भीनमाल जो है ये जालोर में है। भीनमाल का प्राचीन नाम की हमने बात की थी, क्या है, श्रीमाल। क्या है भीनमाल का प्राचीन नाम, श्रीमाल है ना। बिजोलिया का क्या है, विजयावली। उपरमाल का क्या है, उत्तमाद्री। इस प्रकार से हम आगे बात कर लेंगे ना। विराटनगर कहां पर है, जयपुर में। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो सभ्यताओं से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने पढ़ ली है। सभ्यताओं में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, इसके अलावा कोई भी ये ऑप्शन नहीं है कि क्वेश्चन साइड से पुटअप, आपको लैंग्वेज चेंज करके, कहीं ऑप्शन चेंज करके, कोई नाम को उल्टा पुल्टा लिखकर आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप इन तीनों क्लासों को बार बार, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा चालू करके देखिए, फिर भी नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, और फिर भी नहीं आया तो अपने अंदर झांक के देखिए कि कमी कहाँ रह रही है, क्योंकि ना समझाने में कमी है, ना कंटेंट में कमी है। तो आपको चीजें समझ में आएगी, और जैसे ही आपको चीजें समझ में आएगी तो आपके पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो भी अपने आप बढ़ेगा। और अपने को हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि रीट अब की बार हमारी है, हमें एक सीट पक्की करनी है अपनी, है ना। तो रीट में हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। सभ्यताओं की हमने बात पूरी कर ली है। अब हम आगे की बात करेंगे कल अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।